अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। अब सारे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही बात की चर्चा हो रही है, वो वन नेशन वन इलेक्शन। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? ये स्टेट से लेके ये यूनियन टेरिटरीज तक, असेंबली से लेके लोकसभा राज्यसभा तक, चाय के डब्बे से लेके पान के डब्बे तक, हर गली नुक्कड़ पे हर जगह यही बात हो रही कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। तो बिल्कुल मैं आप तमाम को तफसील से बताऊंगा कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, रीजनल पार्टीज क्या कहती है, नेशनल पार्टीज क्या कहती है। ये तमाम चीज में एक एक पॉइंट में मैं आपको मेरे वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप तमाम से अपील और रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, इसलिए कि जैसा हमेशा की मेरी बात रहती है कि बड़े रिसर्च के बाद, एनालिसिस के बाद और तमाम डाटा को परसू करने के बाद एक फैक्ट्स और एक रियलिटी चेक आपके सामने लाता हूं, जो बिल्कुल इंडियन सिटीजन हर किसी को जानना जरूरी होता है। और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स का तो ये एक बिल्कुल ही ऑब्लिक ड्यूटी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि इलेक्शंस जो होते हैं स्टेट असेंबलीज को और पार्लियामेंट्स के होते हैं। तो बास जगह बास स्टेट्स में इलेक्शंस पहले होते हैं, पार्लियामेंट्स के इलेक्शंस एक साथ होते हैं। तो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस जो होते हैं उन इलेक्शंस को भी पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ ही करवाना, उसको वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं। तो यानी जितनी भी स्टेट असेंबलीज में इलेक्शंस हो चुके हैं या होने वाले हैं, ये पूरों को मिला के एक साथ इलेक्शन करने का मामला ही वन नेशन वन इलेक्शन है। अब आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का पॉपुलेशन, हिंदुस्तान में कितने स्टेट्स है, कितने यूनियन टेरिटरीज है। फिर एक मर्तबा मैं आपको याद दिला दूं तो अपने हिंदुस्तान में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है और 140 करोड़ से ज्यादा हमारी हिंदुस्तान की जनता पॉपुलेशन है। तो अब आप सोचिए कि किस तरह से ये पॉसिबल है कि जो जो इलेक्शन स्टेट्स के हो चुके हैं रिसेंटली, एग्जाम्पल के तौर पे कर्नाटका, तो जो इलेक्शन हुआ है 2028 तक उसका इलेक्शन चलना है। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन जो मोदी हुकूमत लेके बैठी है, अगर उसका इलेक्शन कर देंगे तो वहां पे पब्लिक मैंडेट जो हुआ है उसका मजाक हो जाएगा। यानी 5 साल जो गवर्नमेंट रहनी थी उसको खत्म करना है। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन का सिंपल फंडा एक यही है कि जो असेंबली टर्म्स कम है उसको बढ़ाया जाएगा, जो बढ़ के है उसको घटा दिया जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन से एक मजाक होगा पब्लिक मैंडेट का। उसके लिए इसको फेडरल और बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के और डेमोक्रेसी के खिलाफ बताया जा रहा। तो अब वन नेशन वन इलेक्शन से फायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये पास होगा या नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स क्या कहते हैं, ये तमाम तफसीलात भी मैं आपको आगे बयान करूंगा। तो उससे पहले मैं एक मर्तबा आपको बता दूं कि कौन से स्टेट्स के इलेक्शंस रिसेंटली हुए हैं, उनकी टर्म कब कब तक है। तो कर्नाटका का इलेक्शन रिसेंटली हुआ है, टर्म 28 तक है। पंजाब का इलेक्शन भी रिसेंटली हुआ है, उनका टर्म 27 तक है। हरियाणा का 24 तक है, महाराष्ट्र का 24 तक है, बिहार का 25 तक है, दिल्ली का 2025 तक है, गुजरात का 27 तक है, हिमाचल प्रदेश का भी 27 तक है, मध्य प्रदेश का 23, राजस्थान का 23, तेलंगाना का 23 और आंध्र प्रदेश का 24। तो इस तरह से यानी अगर से ये वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट करना है तो कंपलसरी आपको बाज असेंबलीज का जो पब्लिक मैंडेट आया है उसको घटाना पड़ेगा, बास का बढ़ाना पड़ेगा। तो आप बताइए मुझको कैसे पॉसिबल है? ये तो मजाक हो जाएगा। उसके लिए बिल्कुल ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है बताया जा रहा। तो अब आपको जो आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आर्टिकल्स 83, 85, 172, 174, 356, ये तमाम आर्टिकल्स के जरिए अमेंड करते हुए हाउस की 2/3 मेजॉरिटी होना है और रेटिफिकेशन होना है। यानी स्टेट असेंबलीज जो 28 स्टेट असेंबलीज है उसमें 50% रेटिफिकेशन करना है। तो अब रही बात राज्यसभा में, तो स्ट्रेंथ है ही नहीं बीजेपी गवर्नमेंट की, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये जो बीजेपी ने आइडिया लाया है वन स्टेट वन नेशन का, इसके खिलाफ संजय राउत ने बड़ी प्यारी बात कही है। संजय राउत ये कहते हैं कि जो शिवसेना के लीडर है, राज्यसभा मेंबर है फॉर्मर, वो बताते हैं कि हम बीजेपी हुकूमत से डिमांड कर रहे थे फेयर इलेक्शन हो। तो ये फेयर इलेक्शन के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन को लाई है। ये संजय राउत का एक सैटारिकल वे में कहना है, बिल्कुल है भी ऐसा ही। तो असद ओवैसी साहब और आम आदमी पार्टी वाले और समाजवादी पार्टी वाले कई सारे लोग इसके खिलाफ है। तो अब मोदी जी ने क्या कर दिया? मोदी जी ने आज
जुमा के दिन यानी आज जो सितंबर 2 2023 को उन्होंने पार्लियामेंट में एक बात बता दी कि 28 से लेके 22 तारीख तक कुछ सितंबर के ये स्पेशल कमेटी रिव्यू करेगी, जिसके चेयरमैन होंगे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी। असल एक्चुअली मैं आपको तफसील बताऊंगा तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो आइडिया है ये कोई नया नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जितनी पुरानी है तब से ये आइडिया रहता आया है। जब 1951 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियस मतलब एक ही साथ हुआ करते थे, यानी स्टेट असेंबलीज को और पार्लियामेंट्स को एक ही साथ हुआ करते थे। लेकिन बाद में जैसे 68 69 आया उसके बाद रुक गए, तो फिर उसके बाद में 1983 में इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दी और लॉ कमीशन ने 99 में इसी को फिर कम्युनिकेट किया। तो फिर 2018 में 2014 के बाद जब से मोदी हुकूमत आई 2018 में फिर से लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट की कि वन नेशन वन इलेक्शन साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो। तो फिर उसके बाद ये भी बताया उनके रिपोर्ट से कि काफी सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, वो अमेंडमेंट्स करने के बाद ही ये काम हो सकता है जो वन नेशन वन इलेक्शन का है। तो अब आपको बता दूं हमारे हिंदुस्तान के मशहूर एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये खुले तौर से वाजे कहना है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और दैट इज फेडरलिज्म के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इसलिए कि फेडरलिज्म किसको कहते हैं? फेडरलिज्म उसको कहते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप पार्लियामेंट की ताकत की बुनियाद पे आप अमेंड नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसको अगर कुछ करना है तो बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट से होना पड़ता है। तो उसके लिए ये फेडरल स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है फेडरलिज्म के, और डेमोक्रेटिक नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि पब्लिक बास जगह चुन चुकी है हुकूमतों को, तो उन हुकूमतों को रद्द करना, उनका घटाना या बढ़ाना, ये भी एक बिल्कुल डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्लियर वर्शन है कि ये वो वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ है, वो उसके फेवरेबल नहीं है। तो फिर उसके बाद ये पंजाब के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने हरपाल सिंह चीमा उन्होंने भी वेरी स्ट्रांगली अपोज किया, बताया कि बीजेपी की गिमिक है, बीजेपी गेम्स खेल रही है। जो रीजनल पार्टीज होते हैं, जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं, वहां के लैंग्वेज के हिसाब से, वहां के डेमोग्राफी के हिसाब से, वहां के एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो होते हैं। तो अगर से इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर देंगे तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर का भी कहना है। फिर उसके बाद जो संजय राउत का भी मैंने कहना बता दिया। फिर उसके बाद राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के हैं उन्होंने खुले एतबार से बता दिया कि ये जो प्रेसिडेंट को रखा गया है फॉर्मर, इस तरह से कोई कमेटी में रखना ही एक ट्रेडिशन और कल्चर नहीं है। एक फॉर्मर प्रेसिडेंट को ऐसा कमेटी में रखना ही नहीं चाहिए। तो वो भी बिल्कुल खिलाफ है और वो खुले एतबार से बता रहे हैं कि इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का डिस्कशन पार्लियामेंट में पूरी तरह से हो। लेकिन बीजेपी अगर एडवांसली ये कहती है कि इन्होंने फैसला ले लिया, ये कर देंगे, तो ये भी बिल्कुल डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो बीजेपी का वर्शन क्या है, क्या फायदा है नुकसान है वन नेशन वन इलेक्शन से, तो आप लोग जरा गौर से सुने। तो वन नेशन वन इलेक्शन से जो फायदा है चंद पॉइंट्स में बताता हूं। वो परसेप्शन में ये है कि पब्लिक का पैसा सेव किया जाएगा, पब्लिक पे बर्डन कम होगा, पब्लिक पे और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स पे, और जो टाइमली इम्प्लीमेंटेशन रहेगी पब्लिक पॉलिसी, यानी हुकूमत के जो बनने के इलेक्शंस अगर एक ही साथ होंगे तो जब क्या होगा कि पब्लिक पॉलिसीज एक ही टाइम पे जारी होंगे, एक ही टाइम पे रुक जाएंगे। तो इसकी वजह से पब्लिक पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन सही होगा, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होंगे। हर जगह एक जगह इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कोड आके वहां पे डेवलपमेंट काम रुक जाते हैं। तो एक ही साथ इलेक्शन हो जाएंगे तो हर जगह डेवलपमेंट इलेक्शन का इलेक्शन होगा। फिर वोटर्स जज कर सकते हैं कि एक ही बात में जब इलेक्शन आएगा तो क्या फिर हम किसको वोट दे, कैसे वोट दे। तो फिर उसके बाद स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों का वहां पे कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर की बातें हैं। लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन आइडिया के खिलाफ की जो नेगेटिव बातों में जाते हैं तो सबसे पहली चीज इंडिया की खौसी फेडरल गवर्नमेंट है। जैसा मैंने कहा कि पब्लिक को राइट होता है कि स्टेट वालों को, स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होती है उस पर भी दो फैसले भी ये पब्लिक लेती है। लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन के इलेक्शन एक ही साथ कर देंगे तो पब्लिक को ये हो जाएगा कि जबरन उन पे जो 5 साल एक ही गवर्नमेंट एक ही हिसाब से रहेगी, उसमें कोऑर्डिनेशन, उसके अंदर सही प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी। और जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ है। क्यों भाई? जो इलेक्शन मैंडेट कुछ कर्नाटका में और कुछ दीगर इलाकों में आ गया तो उसको घटाना या बढ़ाना ये भी बिल्कुल डेमोक्रेसी के स्पिरिट के खिलाफ है। और सब में ज्यादा नुकसान जो
ये वन नेशन वन इलेक्शन से होगा वो रीजनल पार्टीज का होगा। क्यों भाई? रीजनल पार्टीज वहां के लैंग्वेज से, वहां के कंडीशन से, वहां के इश्यूज से रेज होके आते हैं, तो रीजनल पार्टीज का बड़ा नुकसान होगा और डिमिनिश्ड अकाउंटेबिलिटी होगा। इसलिए कि जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो आवाम में ये होगा कि लीडर्स केयर ही नहीं करेंगे, 5 साल वही रहेंगे, पूरे इंडिया में वो रहेंगे, तो पूरे इंडिया में इनके मनमानी पॉलिसीज चलाएंगे, मनमानी आइडियाज देंगे। मिसाल के तौर पे आप देखिए तेलंगाना में इलेक्शन होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडर अगर तेलंगाना आ गए तो यहाँ पे नए नए अनाउंसमेंट्स करेंगे, फिर वहां जाएंगे कर्नाटका में तो वहां नए नए अनाउंसमेंट्स करेंगे। तो ये जो नए नए अनाउंसमेंट्स करने का भी या कुछ डेवलपमेंट की बातें, बजट देने का भी नहीं रहेगा। एक ही गवर्नमेंट रहेगी, उसी के पैर पड़ो, उसी के लात खाओ, उसी के पीछे पड़ो। तो उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन जो है, अगर कोई अपोज कर रहा तो कॉन्स्टिट्यूशनली उसको समझ के कर रहा, वो भी समझे। अगर कोई वन नेशन वन इलेक्शन को वो लोग प्रपोज कर रहे हैं तो मैक्सिमम ऑफ बीजेपी के गवर्नमेंट्स प्रपोज कर रहे हैं। मैं एक तेलंगाना और आंध्रा तेलुगु स्टेट्स वाला होने के नाते मैं तो समझता हूं कि यहाँ के गवर्नमेंट्स बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को। हाँ बिल्कुल, ये तेलंगाना का जो आने वाला इलेक्शन है वो बिल्कुल 1-2 महीने में खत्म है, लेकिन फिर भी आंध्रा का इलेक्शन 24 में आने वाला है, वो भी 1 साल कुछ अर्ली। तो उसके लिए ये जो स्टेट्स की फीलिंग्स होती है, लैंग्वेजेस होते हैं, वहां के डेमोग्राफी होती है, वो सब अलग अलग होते हैं। तो उस वजह से मैं समझता हूं कि स्टेट्स 50% रेटिफिकेशन करना ये हाईली इम्पॉसिबल है, और जो फेडरल स्ट्रक्चर के और डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो बिल्कुल ये वन नेशन वन इलेक्शन का फंडा पॉसिबल नहीं है। हालांकि इससे पहले होता था, इससे पहले जो आप जानते हैं कि मैंने बताया एटलीस्ट आपको 80s के अंदर तक भी ये वन नेशन वन इलेक्शन ही चला, लेकिन बाद में नई नई स्टेट्स बनते आए, नई नई स्टेट्स में नए नए अमेंडमेंट्स और नए नए चेंजेस होते आए, बाइफर्केशंस होते आए। ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। उसके लिए आप जो भक्त होते हैं उनसे मेरी अपील है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं जानते तो मैंने आर्टिकल्स भी सुनाए हैं, किस तरह से जरूरत है, किस तरह से फायदा और नुकसान है। तो अगर कोई अपोज कर रहा तो बिल्कुल उसको एंटी इंडियन या फिर एंटी कंट्री ना बना दे, और उसको खामखा के तमाशा ना कर दे सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे। तो खासकर मेरी नौजवान पीढ़ी से भी गुजारिश है, जो डिस्कशन डिबेट कर रहे हैं तो बिल्कुल पूरा सब्जेक्ट सुन के समझ के करें। और मैंने आपके सामने तमाम फैक्ट्स रखे हैं, पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, पार्टीज क्या कह रही है, नेशनल एंड रीजनल पार्टीज का स्टैंड क्या है, इंडिया की जो स्टेट्स है, जो पॉपुलेशन है, जो यूनियन टेरिटरीज है, ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इट इज हाईली इम्पॉसिबल, जो मेजॉरिटी भी जो हाउसेस की है उसके एतबार से भी ये वन नेशन वन इलेक्शन फिर एक पॉलिटिकल स्टंट है उतना ही। लेकिन मैं नहीं सोचता हूं कि उतना पॉसिबल होगा। अगर होगा तो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियल रिव्यू के बगैर ये फेडरल स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर को छीना है, दैट इज हाईली इम्पॉसिबल। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई एडवोकेट साहब।